हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 के एक टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है बायो-सावर्त का नियम। बायो-सावर्त का नियम किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। हमने ओरस्टेड के प्रयोग में पढ़ा भी है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो किसी तार में धारा बहे और उसकी धारा बहने के कारण यदि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो जिस नियम का प्रयोग किया जाता है वह नियम कौन सा होता है? बायो-सावर्त नियम। बायो तथा सावर्त नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया। क्या किया है? तो एक चालक तार लिया है, इसमें कितने मान की धारा बह रही है? तो I मान की धारा बह रही है। इस I मान की धारा बहने के कारण दो बिंदु मैंने बनाए हैं, एक का नाम है P1 और एक का नाम कितना है P2, जिन पर चुंबकीय क्षेत्र एक जगह मैंने क्रॉस से लिखा है और एक जगह मैंने किससे लिखा है? डॉट से लिखा है। देखिए कैसे क्रॉस आया और कैसे डॉट आया। जैसे ये मार्कर पेन जो है वो अगर धारावाही चालक तार है जिसमें धारा कहाँ की ओर बह रही है? हमारे ऊपर की ओर, तो हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। नियम ये कहता है कि अगर किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए जिसमें अंगूठा बहने वाली विद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां होंगी वो किसकी दिशा को दर्शाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो हमारे चालक तार में धारा बह रही है ऊपर की ओर, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये जो मेरा सर्कुलर पथ है वो आपके किसकी डायरेक्शन को दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। जिसमें इस पॉइंट पे यदि आप देखेंगे तो क्या देखा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे आ रहा है? तो बाहर से अंदर की ओर। किस प्रकार से आ रहा है? बाहर से अंदर की ओर, जिसको मैंने किससे लिखा है? क्रॉस से। लेकिन इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो अंदर से लेकर बाहर की ओर है। अंदर से लेकर कहां की ओर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है? बाहर की ओर, जिसको मैंने किससे लिखा है? डॉट से। बायो तथा सावर्त कहते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी होता है वह कुछ बातों के समानुपाती होता है। कौन कौन सी बातों के? तो इस तार में बहने वाली धारा जो आई है उसके समानुपाती होगा। दूसरा, यह जो अल्पांश dl लिया गया है इसके भी समानुपाती होता है। और बनने वाला जो कोण थीटा है इसकी जा के समानुपाती होता है, अर्थात किसके समानुपाती रहेगा? साइन थीटा के। दूसरी बात ये बताते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो dB होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगा? तो जो दूरी r होती है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 2 फ्रॉम 1 and 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखा जा सकता है? 1 और 2 से तो dB का मान जो है वो किस किस के समानुपाती है? तो I dl और साइन थीटा के क्या होना चाहिए? समानुपाती। और दूरी r के वर्ग के क्या होना चाहिए? व्युत्क्रमानुपाती। हम एक बात और जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे इस समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो हमारे पास में कांस्टेंट निकल कर आता है और वो कांस्टेंट यहां पर लिखा जाता है Km से। किससे लिखा जाता है? Km से। यहां पर रहेगा I dl साइन थीटा एन डिवाइड में कितना चलेगा? आर स्क्वायर। यहाँ पर Km का मान क्या होता है? तो सर Km को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार का है, μ0 और बटे में कितना उत्तर आता है? 4 पाई। ये मान जब यहाँ पर रखोगे तो dB का सबसे पहला सूत्र निकल कर आता है μ0 बटे में कितना रहेगा? 4 पाई एंड मल्टीपल कितना आ जाएगा? I dl साइन थीटा बटे कितना उत्तर आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो जब भी किसी धारावाही चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें μ0 एक नई चीज आई है। ये क्या चीज होती है? तो इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहा जाता है? निर्वात की चुंबकशीलता। एंड एक नाम इसका दूसरा भी होता है चुंबकशीलता ने लिख के कभी कभी इसको पारगम्यता भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पारगम्यता। तो निर्वात की पारगम्यता कहें तो भी सही है और निर्वात की चुंबकशीलता कहें तो भी सही है। नाउ μ0 का अपना पर्सनल वैल्यू होता है, वो होता है 4 पाई इंटू 10 की घात कितना होता है? -7। एंड और क्या लिखा जा सकता है? तो μ0 का मान जब यहाँ पर रखा जाएगा किसकी जगह पर? Km की जगह पर, तो Km का मान रीराइट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? μ0 का मान कितना रखे? तो यहाँ पर आएगा 4 पाई इंटू 10 की घात -7 एंड डिवाइड 4 पाई की जगह पर कितना आ जाएगा? 4 पाई। क्या होगा? पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, तो Km का मान हमारे पास में कितना आ गया? 10 की घात माइनस का कितना निकल कर आ गया? 7 निकल कर आ गया। नाउ यदि हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता कि बायो-सावर्त के नियम का सदिश निरूपण लिखिए, अर्थात उसे वेक्टर के फॉर्म में दर्शाइए, तो किस प्रकार से दर्शाया जाए? तो जब हम इसका सदिश निरूपण करेंगे, क्या करने जा रहे हैं? तो सदिश निरूपण करेंगे तो हमारे पास में कुछ उत्तर निकल कर आएंगे। कैसे उत्तर निकले? तो सभी के ऊपर वेक्टर का यूज में ले लें। जैसे dB के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो कितना आ गया? dB वेक्टर। जो कांस्टेंट होते हैं उन पे वेक्टर लगने से रहा तो μ0 4 पाई हमारा क्या रह गया? कांस्टेंट। बच कौन गया? तो सर धारा बच गई। तो धारा पे वेक्टर ना लगाएं। क्यों? क्योंकि धारा एक अदिश राशि होती है। तो I रहा बाहर,
अंदर कौन रह गया, तो डीएल के ऊपर से वेक्टर लगाए, और हम जानते हैं कि जब साइन थीटा को हटाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस का। अब क्रॉस में कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर आता है आर कैप। आर कैप जो है वो एकांक सदिश कहलाता है, जिसका मान कितना, परिमाण कितना होता है, इकाई होता है डिवाइड में। साथ में कौन चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है। तो एक तो सदिश निरूपण का फॉर्मेट ये हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट क्या है, सर आर कैप का सूत्र भी तो रख सकते हैं, कैसे रखें, तो आर वेक्टर बटे मोड ऑफ कितना होता है, आर वेक्टर। क्या आंसर आएंगे, देन डीबी वेक्टर बराबर आंसर आया म्यू 0 बटे आ गया 4 पाई, यहाँ पर रहा आई, ये लिखा हमने डीएल वेक्टर एंड मल्टीपल आर कैप की जगह पर मैं मान रखूंगा आर वेक्टर बटे मोड ऑफ कितना रह जाएगा, आर वेक्टर एंड डिवाइड साथ में कितना रह जाएगा, आर स्क्वायर। देन डीबी वेक्टर का मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर आएगा म्यू 0 बटे में कितना आ जाएगा 4 पाई, ये रहा आई, एक आएगा डीएल वेक्टर, आर के साथ में गुणा होगा तो क्रॉस में कितना आ गया, आर वेक्टर एंड डिवाइड। ये मोड ऑफ आर वेक्टर नीचे आएगा और आर वेक्टर मोड से बाहर निकलेगा तो आर बनेगा, तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर, और ये आर जब इसके साथ में गुणा करेगा तो आर स्क्वायर में आके कितना उत्तर आ जाएगा, आर क्यूब। तो पहला फॉर्मेट तो हमने ऊपर लिखा वो हो सकता है, और दूसरा फॉर्मेट यदि आर कैप का मान रख देते हैं तो सदिश निरूपण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार इसका फॉर्मेट हो सकता है। धन्यवाद आप सभी का।